यस क्लासेज, आपका स्वागत है ऑनलाइन क्लास में। अलंकार पढ़ रहे थे अपन ने। अनुप्रास, यमक, सलेस, उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक 6 अलंकारों का अध्ययन कर लिया था। अब देखिए आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण, मानव धन ईधन करण, अर्थात मानव की क्रियाएं करने वाला। इसमें क्या होता है, देखिए, जब किसी पद में प्राकृतिक पदार्थ को मानव के रूप में मान लिया जाता है, अर्थात प्राकृतिक पदार्थ में मानवीय क्रियाओं का आरोपण कर दिया जाता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार माना जाता है। देखिए, मानवीकरण, जब किसी पद में प्राकृतिक पदार्थ को मानव के रूप में मान लिया जाता है, अर्थात प्राकृतिक पदार्थ में मानवीय क्रियाओं का आरोपण कर दिया जाता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। देखा, सीधा सा इसमें यह है कि जब मानव की जो क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं को हम ज्यों कि तो किस पे आरोपित कर देते हैं, प्रकृति के ऊपर कर देते हैं, किसी भी पदार्थ से कर देते हैं। जैसे मानव की जो सेम जो क्रिया हैं, वही क्रिया मान लो हम कल्पना के रूप में प्रकृति पर आरोपित कर देते हैं, वहाँ कौन सा अलंकार होता है, मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। देखना, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट डुबो रही तारा घट उषा नागरी। यहाँ एक उषा है
और उस ऊषा को क्या कहा गया है कि एक स्त्री के रूप में, एक नायिका के रूप में आरोपित किया गया। अंबर पनघट डुबो रही तारा घट, अर्थात ये जो तारा घट हैं वो किस में डूब रहे हैं? अंबर पनघट में डूबो रहे हैं। और उषा नागरी, उषा एक जो रश्मि है, जो किरण है, उसको किसके समान होता है? एक नगर की युवती के समान बता दिया गया है। जैसे दूसरा देखिए, धीरे 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 हिम धीरे धीरे हिम आच्छादन हटने लगा, धरातल से। धीरे धीरे हिम आच्छादन हटने लगा धरातल से, जागी वनस्पतियाँ, जागी वनस्पतियाँ अलसाई मुख धोने लगी, शीतल जल से। क्या है? धीरे धीरे हिम आच्छादन, अर्थात बर्फ हटने लग गई है धरातल के ऊपर। हिम आच्छादित थी, बर्फ आच्छादित थी, धीरे धीरे वो हटने लग गई है। अब हटने लग गई है तो जो प्राकृतिक पेड़ वनस्पति थी उससे किसका उपमा दे रहा है? किसके ऊपर आरोपित किया जा रहा है? क्या कल्पना की जा रही है? कि मानवीय क्रियाओं की। और मानवीय क्रियाएं क्या की जा रही है? जागी वनस्पति, धीरे धीरे हिम आच्छादन, बर्फ का जो एक परत जमी हुई थी किसके ऊपर? धरातल के ऊपर, वो हटने लगी है। जागी वनस्पतियाँ क्या करने लगी हैं? जागने लग गई हैं, अलसाई हुई हैं और मुख धोने लगी है शीतल जल से। शीतल जल से अर्थात ठंडे जल से। ये उठना, सुबह उठते हैं तो आलस से रहता है, मुख को धोना ठंडे पानी से, ये सब किसकी क्रियाएं हैं? ये सब किसकी क्रियाएं हैं? मानव की क्रियाएं। लेकिन इन मानव की क्रियाओं का आरोप किस पे लगाया गया है? वनस्पति पे। किस पे लगाया गया है? वनस्पति पे, अर्थात किससे? प्राकृतिक वनस्पति से। तो मनुष्य की जो क्रियाएं होती है उनका आरोपण किस पे ऊपर किया जा रहा है? अपनी वनस्पति पे। वहाँ कौन सा होता है? प्रकृति के ऊपर जो मानवीय क्रियाओं का आरोप होता है वही मानवीकरण अलंकार होता है। अब अगला देखिए, विरोधाभास। विरोध धन आभास से, विरोध धन आभास से दो शब्दों से विरोध धन आभास दो शब्दों से मिलकर बना है विरोधाभास। अर्थात जब किसी पद में ऐसा वर्णन प्राप्त होता है कि
कि सामान्य बुद्धि से पढ़ने पर सामान्य बुद्धि से पढ़ने पर विरोध सा प्रकट होने लगता है तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? विरोधाभास। विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे ऐसा वर्णन कि एक सामान्य बुद्धि से अपन अगर उसको पढ़ते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि इस वाक्य के अंदर एक विरोध प्रकट हो रहा है। देखिए उदाहरण के बाद में इसको समझते हैं अपन। विस्मय गोदावरी, विस्मय गोदावरी अमृतन को फल, अमृतन को फल दे। यहाँ कवि क्या कर रहा है? विष में गोदावरी, विष में, विष में, विष क्या होता है? जहर होता है। मय युक्त, विष से युक्त गोदावरी अमृतन को फल देत। क्या है कि अमृत का फल देती है। कौन? गोदावरी। यहाँ कवि क्या कहना चाह रहा है कि जो गोदावरी नदी है वो अमृत जैसा फल हमें देती है, उससे अमृत जैसा फल प्राप्त होता है। लेकिन अगर एक सामान्य बुद्धि से अपन पढ़ेंगे तो क्या होगा? विरोध प्रकट हो रहा है कि विष में है वो, तो गोदावरी तो क्या है? कैसी बता रहा है? विष में है, वो तो जहर से युक्त है, और जहर से युक्त है तो फिर वो अमृत कैसे दे सकती है? कैसे दे सकती है? अर्थात यहाँ क्या प्रकट हो रहा है? विरोध प्रकट हो रहा है। लेकिन कवि यहाँ विरोध रूपी कथन बात नहीं कर रहा है। वो क्या कह रहा है कि ये गोदावरी है वो अमृत का फल प्रदान करती है। लेकिन विस्मय से अगर सामान्य बुद्धि से अपन इसको पढ़ते हैं तो यहाँ क्या हो रहा है कि मानो एक जहर से युक्त है तो वो अपने को अमृत कैसे दे सकती है। दूसरा देखिए, या अनुरागी चित्त की गति समुझे न कोई, या अनुरागी चित्त की गति समुझे न कोई, जो जो बूढ़े श्याम त्यों त्यों उजलो होय। देखना, या अनुरागी चित्त की गति, ये है अनुरागी चित्त, मन की जो गति है, क्रिया है, उसको कोई नहीं समझ सकता। जो जो बूढ़े श्याम, बूढ़े श्याम अर्थात बूढ़े श्याम का यहाँ क्या अर्थ है? इसका अर्थ है किससे अर्थ है? कृष्ण भक्ति से। उजलो होय, और उजलो होय का यहाँ अर्थ क्या हो रहा है कि जो मन की विकार हैं वो क्या होते हैं? दूर होते हैं। तो मैं इसको लिखूं, मनोविकार का दूर होना। कवि क्या करा है? यह अनुरागी चित्त की गति समझने की, ये अनुरागी प्रेम करने वाला जो अपना मन है, इसकी गति क्रिया को कोई नहीं समझ सकता है। जो जो बूढ़े श्याम, जो जो हम कृष्ण की भक्ति में लीन होते हैं,
कृष्ण की भक्ति करते हैं त्यों तो उजलो हुए, अर्थात ज्यों हुई अपना मन है वो उजलो एक स्वच्छ होता है, अर्थात मन के जो विकार हैं वो क्या होते हैं, दूर होते हैं। लेकिन यहाँ अगर सामान्य अगर अपन अर्थ लगाएं, सामान्य बुद्धि से अगर इसको अपन पढ़ते हैं, सामान्य बुद्धि से पढ़ने पर विरोध प्रकट हो रहा, जो जो बूढ़े श्याम, अर्थात जो जो अपन कालापन के अंदर डूबते जाएंगे तो हमारे उजलो हुए, तो हम उजला अर्थात स्वच्छ कैसे हो सकते हैं, नहीं हो सकते। सामान्य बुद्धि से पढ़ने भी यहाँ ये विरोध प्रकट हो रहा है। ठीक है, आगे की नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और